डीके राठी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं विद्युत धारा का जो पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने आपको करा रखा है विद्युत धारा की परिभाषा, वोल्टेज या विभवांतर, ओम का सिद्धांत, प्रतिरोध, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और एक दो क्वेश्चन करा रखे हैं कि रेजिस्टेंस इतना है तो बताइए बल्ब ज़्यादा रोशनी देगा या कम देगा। ऐसे इस आशय के क्वेश्चन जो है वो रेलवे के एग्ज़ाम के अंदर, एसएससी के जो 10th लेवल के एग्ज़ाम है उसके अंदर पूछे जाते हैं। आज हम उसके बाद के जो पार्ट है उन्हें हम करने जा रहे हैं। मेरा नाम इंजीनियर डीके राठी है और मैं एक लेखक और शिक्षक हूँ। मैं आप लोगों को जो ये लेक्चर प्रोवाइड कराता हूँ उसके लिए जो पीडीएफ है वो मैं अपनी इस किताब से के माध्यम से ही आपको उपलब्ध कराता हूँ। ये मेरी किताब है जिसका 9th एडिशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध है, और इसके अंदर 3300 क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं जो लेटेस्ट वनडे एग्ज़ाम हुए हैं 2022 तक, उनके अंदर आए हुए प्रश्नों को मैंने विषयवार शामिल किया है। अब टॉपिक देखते हैं, पहला कौन सा है हमारा। आज जो हमारा टॉपिक है वो हो गया कंडक्टर। अगर आप पे किताब है तो किताब को मेरे साथ पढ़ते हुए चलिए, और इसके अंदर जो है आपको घर बैठे ही सब चीज़ें जो हैं सामान्य अध्ययन की, उनके मैं क्वेश्चन भी बताता हुआ चलता हूँ और अध्ययन भी आपका अच्छे से होता रहेगा। अब इसके अंदर कर दिया चालक क्या होते हैं। भाई चालक वो होते हैं जिसके अंदर आवेश जो है बड़ी आसानी से बहता है, उसी को हम कहते हैं चालक। यानी कि यह निर्भर करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। यदि कोई धातु ऐसी है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में पूर्ण है तो उसके लिए चालकता जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगी, और तुलनात्मक इसमें जिन धातुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहरी कक्षा में पूर्ण नहीं है वह बेहतर चालक होते हैं। अब इन चालकता के आधार पर यदि हम धातुओं की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो चांदी का आता है कि अगर हम कहें कि चालकता के आधार पर धातुओं में पहला नंबर किसका है तो चांदी का पहला स्थान आता है, परंतु महंगा होने के कारण इसका इस्तेमाल कम ही होता है। दूसरे नंबर पर तांबा है। तांबा भी एक बेहतर सुचालक है, परंतु यह भी महंगा है। फिर भी मोटर वगैरह जो होते हैं जैसे ट्यूबवेल में इस्तेमाल होती है या फिर मोटर जहाँ भी प्रयोग होती है उस मोटर के निर्माण में तांबे का प्रयोग किया जाता है, तो जिस जगह वो इसीलिए वो थोड़ा महंगा आता है। तीसरे नंबर पे स्वर्ण है, तो जाहिर बात है बहुत ही महंगा है। एल्यूमिनियम जो है इसका इस्तेमाल आमतौर पर हम देखते हैं कि जो घरों के अंदर हम तार का इस्तेमाल करते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं, और अगर बहुत ही बेहतर क्वालिटी के चाहिए, जैसे मान लीजिए सीसीटीवी कैमरा है तो उसके लिए जो वायरिंग लगाते हैं तो वो पहले ही बता दें कि अगर आपको तांबे वाली या कॉपर की वायरिंग चाहिए तो वो थोड़ी महंगी होगी, और दूसरी होगी अगर सस्ती चाहिए तो वो एल्यूमिनियम वाली होती है। परंतु जो प्रसारण की बात कर देखते हैं हम तो तांबे के जो तार होते हैं उनमें प्रसारण जो है थोड़ा बेहतर आता है। इसके अलावा कैल्शियम, टंगस्टन और जस्ता आता है। जस्ता मतलब जिंक। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम ही रहेगा। इसके बाद विद्युत संचरण के लिए प्राय तांबे और एल्यूमिनियम के तारों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। परंतु तांबा भी क्योंकि महंगा है इसीलिए उसका भी प्रयोग जो है वो कम ही होता है। आमतौर पर ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो एल्यूमिनियम के तारों का होता है। ठीक है। एक तो इनकी प्रतिरोधकता कम होती है। जो आपने रजिस्टिविटी पढ़ी थी रॉ, तो इनकी रॉ जो है वो कम होती है, जिसके कारण विद्युत का संचालन आसानी से होता है। साथ ही अपेक्षाकृत सस्ते तथा सुलभ धातु है। इसके बाद आ गया अचालक, यानी कि नॉन कंडक्टर क्या होते हैं। वो होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता, और हम करंट की परिभाषा क्या मानते हैं। विद्युत धारा है उसका मतलब है आवेश का प्रवाह। फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। तो जहां आवेश का प्रवाह नहीं होगा वो विद्युत के कुचालक कहे जाते हैं या अचालक कहे जाते हैं। जैसे सूखी लकड़ी, रबर, मोम आदि, इनको इसी श्रेणी में शामिल किया जाता है। फिर एक जो आता है उसे कहते हैं सुपर कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा बुलेट ट्रेन का। तो बुलेट ट्रेन के निर्माण के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, जिन धातुओं का इस्तेमाल होता है उससे सुपर कंडक्टर होते हैं। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, सॉरी ऊपर ये यहाँ पर है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर होते हैं जिनका निम्न ताप पर, देखिए ये ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा प्रतिरोधकता होगी। यानी कि गर्मी के दिनों में जो
करंट का ह्रास है वो ज़्यादा रहेगा। तो करंट जो है वो नष्ट होता है उच्च तापमान के ऊपर। जितना तापमान कम होगा उतना ज़्यादा आवेश प्रवाह जो है आगे होगा और उसका ऊष्मा के रूप में जो क्षय है वह मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा। तो निम्न तापमान जब हम कर देते हैं तो एक तो हमने प्रतिरोधकता बहुत ही घटा दी और एक ऐसा तापमान आता है जिसे कहते हैं क्रांतिक ताप। नीचे देखिए, क्रांतिक ताप इसे कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस तापमान के ऊपर संबंधित धातु की या वस्तु की प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है, जिसकी वजह से बगैर क्षय हुए, बगैर किसी धारा के या करंट के नष्ट हुए वो आगे प्रवाहित होता है। तो प्रतिरोधकता जिनकी शून्य होती है वह पदार्थ जो है सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। परिभाषा ध्यान रखिए कि क्या परिभाषा किसको, जैसे एनडीए के एग्जाम में इसकी परिभाषा का सवाल आ गया तो आपके लिए यही होगा कि परिभाषा का मतलब हो गया कि जिसकी प्रतिरोधकता शून्य होगी और विद्युत धारा का बिल्कुल ह्रास नहीं होता। और ये खोज किसने करी थी? तो 1911 में एक पुर्तगाल का वैज्ञानिक था जिसका नाम है हाइक कैमरलिंग ओंस। इसने 1911 में एक जब परीक्षण किया तो इसने पाया कि जब पारे को निम्न ताप पर किया जाता है तो उसकी प्रतिरोधकता लगभग शून्य हो जाती है। तो इसीलिए इसको खोजकर्ता माना जाता है और 1913 के अंदर ओंस को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो अगर हम सुपर कंडक्टिविटी की बात करें तो उसके खोजकर्ता के रूप में इसी का नाम आएगा। अतिचालक द्वारा बिना ऊर्जा क्षय के किए विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और ऊर्जा का मतलब क्या होता है? देखिए, ऊर्जा का मतलब हीट होता है, हीट को ही ऊर्जा बोलते हैं। और कार्य जो होता है W जिसे लिखते हैं वह भी ऊर्जा ही की श्रेणी में आता है। तो ऊर्जा, जैसे अगर मैं ये बात करूं ऊर्जा, हीट और कार्य, तो तीनों के लिए जो परिभाषा है, जो मात्रक होता है वो जूल होता है। तो अगर हम हीट कहें, तो अगर हम ऊर्जा कहें जिसको एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा, ऊष्मा, और तीसरा जो है ये कहें कार्य, तो हम कह सकते हैं तीनों का एक ही अर्थ है। हालांकि फॉर्मूले अलग अलग पढ़ेंगे क्योंकि इनकी जो मात्रक है वो SI यूनिट जो है वो जूल में ही परिभाषित होती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये दोनों के दोनों जो है एक भी माने जा सकते हैं। हो गया पॉइंट। अगला जो पॉइंट है हमारा, एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर आया यूपीएससी में, एनडीए के एग्जाम में। उसने कहा कि भारत में जो बिजली का संचार है वो तो होता है 220 वोल्ट में, और जो अमेरिका है, यहाँ पर ध्यान दे करके देखिए, अमेरिका के अंदर जो संचार होता है वो होता है 110 वोल्ट का और भारत में होता है 220 वोल्ट का। तो ऐसा क्यों है? तो इसके दो कारण है। एक कारण तो हमारा जो औपनिवेशिक इतिहास है, ब्रिटिश समय पर ही भारत के अंदर जो विद्युत प्रणाली शुरू करी गई उसमें 220 वोल्ट शुरू किया गया। और जब हम पढ़ते हैं ओम का सिद्धांत, तो ओम के सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? ओम के सिद्धांत में हम पढ़ते हैं कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगी, ओम के सिद्धांत में आप क्या पढ़ते हैं? देखिए, ओम के सिद्धांत में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतनी ज़्यादा विद्युत धारा का उत्पादन होगा। और भारत जैसे विकासशील देश के अंदर जहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है और विकास के कार्यों को आगे लगातार बढ़ाया जा रहा है, तो हमारे यहाँ ऊर्जा की खपत बहुत अधिक है। इस दृष्टि से उच्च वोल्टेज पर ज़्यादा मात्रा में चूंकि धारा उत्पादित होती है, इसीलिए हम 220 वोल्ट में ही अभी तक बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। पश्चिमी देशों में, यूरोप में, अमेरिका में वहाँ 110 वोल्ट में है, क्योंकि जनसंख्या कम है, प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है, तो उस अनुपात में उनके यहाँ मांग भी तुलनात्मक कम है, इसीलिए वहाँ पर 110 वोल्ट के अंदर बिजली का उत्पादन होता है। और 110 वोल्ट के अंदर क्या है कि जो करंट आदि के बाद झटका लगता है, मान लीजिए गलती से किसी ने तार छू दिए, तो इसके अंदर जो आघात है 110 वोल्ट में वो कम लगता है। 220 वोल्ट जो है वो जानलेवा होता है। और साथ ही साथ जब किसी तार से विद्युत धारा
प्रवाहित होती है, तो हमने पहले भी पढ़ा था, तब क्या होता है, तब हम कहते हैं कि उसके अंदर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय प्रभाव जो है, जब भी करंट प्रवाहित होगा उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र अवश्य विकसित होगा। और इस गुण का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल घंटी में, जहाँ विद्युत चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। जब करंट प्रवाहित होता है तो वो चुंबक की तरह काम करती है, और जैसे ही उसमें से सर्किट टूट जाता है या करंट प्रवाहित होना बंद होता है तो सामान्य लोहे की तरह वो काम करता है। फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया जल की चालकता। अब इससे जुड़े हुए जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ पहले, फिर हम पढ़ते हुए चलते हैं कि क्या क्या पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि किसी भी जल की चालकता किस पर निर्भर करती है। तो उसमें 4 विकल्प थे और हमारा आंसर था आयन की संख्या पर, आयन की मात्रा पर। एक अभी मैं समझाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन आया कि 4 प्रकार के जल दे दिए, एक तो आशुद्ध जल दे दिया, जैसे हम कहें डिस्टिल्ड वाटर, फिल्टर वाटर या फिर टंकी का पानी, और चौथा दे दिया समुद्र का पानी, और पूछा गया किसमें चालकता अधिक होगी। तो हमारा उत्तर जो है समुद्र का जल होगा, फिर डिस्कस करूंगा मैं अभी। तीसरा क्वेश्चन आया, तीसरा क्वेश्चन जो है उसके अंदर पूछा गया इस प्रकार से कि जो ये सीडीएस के एग्जाम में आया तीसरा क्वेश्चन, उसमें पूछा गया कि किसी भी जल की जो चालकता है वह किस रूप में बढ़ाई जा सकती है। तो 4 विकल्प दिए और उसमें दे दिया एक नींबू का रस। अब नींबू के रस में एसिड होता है जिसको कहा जाता है साइट्रिक एसिड। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम जल के अंदर एसिड मिलाते हैं तो उसकी चालकता में वृद्धि हो जाती है। इस आधार पर हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है, सबसे पहला पॉइंट दे रखा है कि विद्युत चालकता जो है जल के अंदर उसमें उपस्थित आयन की वजह से होती है। आयन क्या होते हैं, तो आयन के बारे में जो पॉइंट है वो ये है कि जैसे उदाहरण के तौर पर हम ये कहें कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता है तो वो है 287। 287 का मतलब है इसकी सबसे बाहरी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। और नियम क्या कहता है, किसी भी तत्व को स्थिर बनाने के लिए उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए 8। तो यदि इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये अपनी इसकी बाहरी कक्षा पूर्ण हो जाएगी। तो इसका मतलब है क्लोरीन क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। माइनस किस लिए लिखा, क्योंकि ये क्या ग्रहण कर रहा है, इसमें क्या चीज जुड़ रही है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, आवेश, वो होता है निगेटिव। तो जब निगेटिव इसको जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन के रूप में तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो वो आयन बन जाएगा। तो यदि किसी तत्व के ऊपर निगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किस सूरत में हो सकता है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम जो है, सोडियम की जो संयोजकता है वो है 281, यानी कि इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बजाय ये करने की कि 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। तो सोडियम जो होगा वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है और जो प्रोटॉन है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जब दे दिया तो क्या मात्रा बची, प्रोटॉन की। तो इसका मतलब प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, यह भी एक आयन हो गया। तो जितने भी ठोस धातु होते हैं उन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो अधातु या गैस होती हैं आमतौर पर हाइड्रोजन को छोड़कर उनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। ये तात्पर्य है हमारा जब हम आयन की संख्या कहते हैं। तो जिस जल के अंदर आयन की मात्रा ज्यादा होगी इसका मतलब है कि वो विद्युत धारा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रवाहित करेगी। और जब हम बात करते हैं समुद्री जल की, तो समुद्री जल के अंदर क्या देखते हैं हम, समुद्री जल के अंदर जो नमक है, नमक का सूत्र क्या है, NaCl। तो नमक की मात्रा जो है समुद्र में औसतन जो होती है 3.5% है। तो जब नमक की मात्रा ज्यादा है तो इसका मतलब है, और नमक में जब पानी मिल जाएगा तब क्या बन जाता है, तो नमक जो है वो सोडियम आयन बन जाएगा और
क्लोरीन आयन, यानी कि क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से आयन की जब उत्पत्ति होगी या निर्माण होगा तो ये चालकता बढ़ जाएगी। ये मैं एक क्वेश्चन और भूल गया, एसएससी में आया था, उसमें पूछा था जो ठोस नमक है, ठोस नमक क्या है, NaCl, उसकी तुलना में यदि नमक को पानी में मिला देते हैं या नमक में पानी मिला देते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। क्या कारण है? आप उत्तर देंगे कि जब हम पानी को नमक में या नमक में पानी मिलाते हैं तो उसके बाद इसकी आयन में परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है जी। और यहां पर यह बताया गया कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उन पर होता है ऋणायन, उन्हें, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें धनायन कहते हैं। ये इसको आप ठीक कर लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे उनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, उन पे निगेटिव, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम कहेंगे ऋणायन। ठीक है, तो यहाँ धनायन की जगह पे जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या, निगेटिव, तो हमारा निगेटिव, और जहां वो ऋणायन है वहां पर आप क्या कर देंगे, उसे आप काट दीजिएगा, इसे काट देना और इसकी जगह आप लिख देना क्या, धनायन, तो यहाँ पर हम धनायन जोड़ देंगे। ठीक है, ये और आप इसमें ठीक कर लेंगे। जैसे मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल दिया था उस एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको समझाया भी था, आप ध्यान कीजिए। यहाँ पर आप बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया धनायन, और जिनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं जैसे क्लोरीन, तो उस पर क्या चार्ज आएगा, उस पर निगेटिव आएगा, तो ये ऋणायन कहलाते हैं। अगला पॉइंट जो है वो उसी से जुड़ा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। क्या था सवाल? सवाल ये था कि समुद्री जल में नमक मिला होता है, इसीलिए उसके अंदर यहाँ पर सोडियम क्लोर, नमक क्या होता है, NaCl, इसीलिए समुद्री जल जो होता है वो एक सुचालक होता है। सोडियम क्लोराइड जल में घुलकर सोडियम आयन Na+ और क्लोरीड आयन में विभक्त हो जाते हैं, जबकि शुद्ध जल जो होता है वो कुचालक होता है क्योंकि इसमें अशुद्धियां नहीं पाई जाती। ठीक है, तो आज ये लेक्चर जो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और जो अच्छा एक पॉइंट और रह गया, अभी मैं ख़त्म नहीं कर रहा क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स थे जैसे एसिड वाला मैंने बताया था उसे और मैं ख़त्म कर देता हूँ। असल में मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा बड़े लेक्चर ना हो, क्योंकि मैंने देखा है अपने अनुभव से कि ज़्यादा बड़े लेक्चर होने पर बच्चे जो हैं वो वीडियो की तरफ ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते, इसीलिए मैं इसके अंदर लेक्चर जो हैं वो मैं छोटे शुरू कर दिए हैं अब करने, जबकि पहले मेरे एक सवा घंटे के लेक्चर थे। तो इस कारण से है। देखिए एक पॉइंट और हम कर लें, आमतौर पर जब हम फिल्टर की बात करते हैं तो फिल्टर को चेक करने के लिए जो आता है तो उसके पास में एक यंत्र होता है जिससे वो पानी के अंदर कहता है TDS कितना है। TDS का फुल फॉर्म देख लीजिए, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। अगर जितनी ज़्यादा मात्रा होगी तो जल जो है उतना ज़्यादा मीठा लगेगा, लेकिन उसमें अशुद्धियों की मात्रा अधिक होगी। हालांकि ये जो अशुद्धियां हैं, जैसे मान लीजिए फ्लोरीन है या फिर आयरन है, कैल्शियम है, जो हमारे शरीर को आवश्यक होती है, तो उनकी एक निश्चित मात्रा तो बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर TDS बहुत ही कम हो जाता है तो वो नुकसानदायक होता है। तब कहते हैं फिल्टर का पानी जो है या RO का पानी ज़्यादा सेहतमंद नहीं होता। जब होगा जब TDS बहुत कम होगा। जब TDS बहुत कम हो गया तो उसमें जो ये तत्व हैं, पोषक तत्व जो हमारे शरीर को जरूरी है, उनकी मात्रा यदि बहुत ही कम होगी तो हमारा शरीर उन्हें प्राप्त नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो एक तो TDS का फुल फॉर्म देख लीजिए, और जिस अधिक TDS जिसमें होगा उसकी जल की चालकता अधिक होगी। मैंने बता दिया आयन की मात्रा अधिक होगी। और एसिड और लवण जो मैंने आपको बताया था कि CDS के अंदर क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया, CDS में पूछ लिया कि जो नींबू का रस है, और नींबू के रस में मैंने क्या कहा, नींबू के रस में हो गया साइट्रिक एसिड, तो जब एसिड मिलाएंगे पानी के अंदर तो आयन की मात्रा बढ़ती है, जिसकी वजह से चालकता बढ़ती है। और वही काम इसके बारे में है, जैसे मैंने आपको बताया कि खाने वाला नमक अगर मिला देंगे तो जल की चालकता बढ़ जाएगी। और इसके विपरीत यदि जल के अंदर जल की चालकता बढ़ जाती है, इसके विपरीत यदि हम उसके जल के अंदर मिलाते हैं अल्कोहल या चीनी या ग्लूकोज, तो उसकी चालकता जो है वो घट जाती है तुलनात्मक।
तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है मैंने यहाँ पर ऊपर दे रखा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं किससे चालकता घट जाती है, आप लिख लीजिए उसको। तो अगर हमने जल के अंदर किस चीज की मात्रा बताई मैंने आपको, मैंने बताया आपको अगर जो एसिड और नमक इनसे तो चालकता बढ़ती है ना, चालकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। और अगर इसके विपरीत हमने ग्लूकोज, चीनी और अल्कोहल ये चीज मिला दी तो इससे चालकता घटती है। ये और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने सीडीएस के एग्जाम में बताया था, ये इस तरीके से पूछा गया था, तो इसे आप और याद कर लेंगे। ठीक है, अब बाकी जो पॉइंट है वो नया टॉपिक है, उस नए टॉपिक को जिसे कहते हैं विद्युत शक्ति और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ये मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा। आपने मेरा लेक्चर ध्यानपूर्वक सुना और देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।